मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 8 का मैथ का अर्थात परिमेय संख्या का पाठ 1 जो है उसका यह वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, अपनी कोचिंग क्लास कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ उन वीडियो से बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। आइए हम लोग देर ना करते हुए पाठ 1 को शुरू करते हैं। तो पाठ 1 को शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक नॉलेज जो हम लोग 6 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, उनको जानने की आवश्यकता है। तो पहले हम लोग सूत्रों को समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग पाठ 1 के जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करके और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग बच्चों अपना अपना सूत्र का एक कॉपी, फेयर कॉपी खोल लीजिए। मैंने सूत्र का फेयर कॉपी खोलिए और उसमें हमारे साथ साथ आप पढ़ाई करते चलिए और उसको लिखते चलिए। सबसे पहले हम लोग को मैथ में जानना होता है बच्चों अंक जानना होता है। अंक को इंग्लिश में डिजिट्स कहते हैं, डिजिट्स। हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने हमारे पास, इतने ही अंकों से हमारा पूरा मैथ चलता है। इसको गिनिएगा तो यह 10 गो है। कौ है बच्चों? 10 गो। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इनको अंक कहते हैं। अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा अंक क्या है बच्चों? 0 है। और सबसे बड़ा अंक कौन है? सबसे बड़ा अंक 9 है। हमारे पास अंकों की संख्या कितनी है? तो अंकों की संख्या हमारे पास 10 है। 10 अंकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक नोट लिखते हैं हाईलाइट करके कि 10 अंकों की संख्या, 10 अंकों से हम लोग अपना गणित पढ़ते हैं, अपना गणित पढ़ते हैं। इसलिए अतः इस प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। दार्शनिक प्रणाली अर्थात डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अंक के बारे में आप समझ गए कि अंक क्या होता है। अंक जो हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक जो हम इस्तेमाल करते हैं वही अंक है। अकेला अकेला लिखा रहता है, अकेला अकेला। इसका मतलब जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में सबसे पहले क्या क ख ग घ अ आ पढ़ते हैं। उसी तरह गणित जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू करते हैं। तो यह गणित शुरू करने के लिए सबसे छोटा जगह है, सबसे पहला जगह है। तो इसको अंक कहा जाता है, इसको अंक हम लोग कहते हैं। हिंदी हम लोग शुरू करते हैं तो क ख ग घ से शुरू करते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। फिर वर्ण से धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई आगे बढ़ा देते हैं। उसी तरह सबसे पहले हम लोग मैथ में अंक पढ़ते हैं और अंक से धीरे धीरे अपने पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आइए अब आप लोग समझते हैं बच्चों संख्या। संख्या क्या होता है बच्चों? पहले इसको समझिए। जैसे कोई फोटो हम बोर्ड पर बनाते हैं, जैसे यह फोटो बना दिए, यह फोटो बना दिए, तो यह फोटो क्या है? यह क्या कहता है? आपने कहा कि यहाँ पर विद्यार्थी हैं, इतने विद्यार्थी हैं, तो हम समझ जाएंगे वो 7 गो विद्यार्थी यहाँ बैठा है। आपने कहा कि मेरे बैग में इतने पुस्तकें हैं, तो इसका मतलब हुआ आपके बैग में 7 गो पुस्तकें, इसलिए आप कह रहे हैं 7। ठीक है ना? तो इसी तरह कुछ फोटोज हैं, कुछ फोटो हम लोग लिखते हैं कॉपी में या बोर्ड पर, या हम लोग उस फोटो का नाम लेकर के बोलते हैं। और इस फोटो से हमको एक ग्रुप का बोध होता है, एक समूह का बोध होता है। इस फोटो से किसका बोध होगा? समूह का। उस समूह में कुछ नंबर्स होंगे, कुछ संख्या होंगे, कुछ व्यक्तिगत चीज़ें होंगी, चाहे कुछ सामूहिक चीज़ें होंगी, तो उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। बात क्लियर हुआ बच्चों? कोई चित्र, कोई फोटो जिससे हमें समूह के अंदर कुछ व्यक्तिगत वस्तुओं की या व्यक्तिगत आदमियों की बोध हो जाता है, तो उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। तो यह संख्या
इसीलिए इसको हम लोग संख्या कहते हैं, क्योंकि यह एक समूह के सदस्यों को बोध करवाता है। तो संख्या को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? नंबर्स। इसका परिभाषा हो जाता है, जिसको आप रटिएगा, अंक अकेले या समूह में रहकर व्यक्तियों या वस्तुओं के निश्चित समूह का बोध करवाता है। निश्चित समूह का बोध करवाता है। इसी को संख्या कहते हैं। जैसे दो, जैसे ही हमने यह फोटो लिखा तो आपको समझ में आया यह जिस चीज को, जिस समूह को कह रहा है, उसके अंदर दो व्यक्ति हैं या दो वस्तु हैं। 15, 105 इत्यादि, ये सब संख्याएं हैं बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना फेयर कॉपी निकालिए। फेयर कॉपी में आप इसके वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर कॉपी में इतना बात लिखिए, फिर इसके आगे हम आपको पढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऊपर संख्या। एक चार्ट बना देते हैं जिससे आपको प्रकार याद करना आसान हो जाएगा। सबसे पहला संख्या दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक का प्रकार नहीं होता है, वास्तविक का प्रकार होता है परिमेय संख्या। मैंने वास्तविक दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का प्रकार नहीं होता है, परिमेय का प्रकार होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या का प्रकार होता है, यह होता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पुनः पूर्ण संख्या का प्रकार नहीं होता है, पूर्णांक का प्रकार होता है धन संख्या, शून्य और ऋण संख्या। आइए बच्चों, यह संख्या का प्रकार हुआ। हम लोग इस तरह याद करेंगे, संख्या दो प्रकार का है, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के तीन प्रकार हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या के चार प्रकार हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पूर्णांक के तीन प्रकार हैं, धन संख्या, शून्य और ऋण संख्या। तो आप लोग अपने सूत्र के कॉपी में जो फेयर बना रहे हैं, उस फेयर में इस चार्ट को उतार लीजिए। अब धीरे धीरे करके हम एक एक करके संख्या को लेंगे और एक एक करके पूरी संख्या समझाएंगे। यहाँ आपको यह बात समझना है बच्चों कि यह जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत और पूर्ण की पढ़ाई क्लास 6 में होती है, कक्षा 6 में, छठा क्लास में यह पढ़ाई होता है। 7वां क्लास में पूर्णांक की पढ़ाई होती है। देखिए किस तरह क्रम से चल रहा है। 8वां क्लास में परिमेय संख्या, मानी यह पूरा पढ़ाई होती है 8वां क्लास में। 9वां क्लास में अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय को मिलाकर के यह पूरा पढ़ाई होता है। और 10वां क्लास में वास्तविक संख्या का पढ़ाई होता है। 11वां में अवास्तविक का भी पढ़ाई हो जाता है। तो इस तरह से इंटर तक जाते जाते आप इन पूरी संख्याओं को पढ़िएगा। तो जैसे जैसे जिस जिस क्लास में जो जो आवश्यकता है, हम केवल वही उस क्लास में पढ़ाएंगे। पूरा संख्या का ज्ञान आपको आवश्यकता नहीं है। अपने अपने क्लास को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा, धीरे धीरे अपने से संख्या का ज्ञान आपको शिक्षकगण कराते जाएंगे। चाहे हमारे वीडियोज़ में भी आपको अगले क्लास में उन सब संख्याओं का ज्ञान आपको मिलता जाएगा। चलिए, तो आप लोग इनको उतार लीजिए और उतार करके फिर आगे बढ़िए। सबसे पहली संख्या है बच्चों प्राकृत संख्या। तो इधर हेडिंग डाल लीजिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अंग्रेजी इसका होता है नेचुरल नंबर। तो ये प्राकृत संख्या क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले जो संख्या बना, सबसे पहले जो संख्या का मानव लोग इस्तेमाल शुरू किए, तो वह जो संख्या हुआ शुरू हुआ 1 2 3 4 से,
तो इसीलिए उसको प्राकृत संख्या कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले शुरू हुआ। तो इसकी परिभाषा है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की, आप लोग गिनती गिनते हैं ना बच्चों, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जब किसी चीज़ को दे दिया जाए कि बच्चों यह गिनो, तो आप क्या कीजिएगा, आप कहाँ से गिनती शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 से गिनना शुरू करते हैं ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 इसी तरह न गिनिएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 का मतलब हुआ कि यह खत्म नहीं होता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। इसमें आपसे कुछ लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, तो आपको जवाब देना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अब बताइए प्राकृत संख्या कितने होते हैं, तो प्राकृत संख्या अनंत होते हैं। बताओ सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होती है, तो आप जवाब देंगे कि सबसे बड़ी संख्या प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हम संख्या लेते हैं उससे अगली संख्या तैयार हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्राकृत संख्या खत्म हो गया। अब आते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों, जो आप गिनती की संख्या जो करते हैं ना, उसमें 0 मिला दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा में भी यही लिखेंगे, गिनती की संख्या समूह में शून्य शामिल करने से, माने 0 को शामिल कर देंगे, शून्य को शामिल करने से जो नया संख्या समूह बनता है, जो नया संख्या समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अब देखिए गिनती की संख्या क्या है बच्चों, आप जानते हैं ना, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसमें शून्य मिला दीजिए, शून्य मिला दीजिए, तो यह पूर्ण संख्या हो गया। तो गिनती की संख्या का जो समूह है, गिनती की संख्या ही पूर्ण संख्या है, बस उसमें केवल 0 1 जोड़ देते हैं। तब फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, तो पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि जो संख्या लेते हैं उसका अगला संख्या फिर तैयार हो जाता है। पूर्ण संख्या कितने होते हैं, तो पूर्ण संख्या अनंत होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग सम संख्या पर। इवन नंबर्स। तो आप लोग जानते हैं ना कि जो प्राकृत संख्या है उसी में प्राकृत संख्या को ही सम संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या, यहाँ वह छूट गया, वह लिखेंगे, वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है माने भाग लग जाती है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो सम संख्या है वह प्राकृत संख्या में से निकलता है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो फिर आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन है जी, तो 2। सबसे बड़ी सम संख्या कौन है, नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो भी सम संख्या हम लेते हैं उसका अगला सम संख्या फिर तैयार हो जाता है, इसलिए नहीं बताया जा सकता। इसको समझिए, वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप 8 लिए, 8 को 2 से भाग कीजिए, 2 चौका 8, कट गया ना, इसको कहते हैं कट गया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग लग गया। हम लोग लेते हैं 11, 11 को भाग कीजिए, 2 5 10, तो 1 बच गई, नहीं कटा, तो यह 11 जो है सम संख्या नहीं है। 8 कट गया तो 8 सम संख्या है। इसका पहचानने का भी एक तरीका होता है, वह क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, नोट, जिस संख्या के अंत में,
जिस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान कहिए चाहे अंत कहिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वह सम संख्या होती है। जिस संख्या के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी रहे, जैसे आपको कोई बड़ी संख्या, छोटा संख्या पहचानना है तो आपको पता चलता है 2 का पहाड़ा है। अब बड़ा संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, यह पहचानने का तरीका है। जैसे 2, 5, 7, 9, 1, 0 दे दिया, इसका मतलब ये 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा तो यह सम संख्या है। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह सम संख्या हो जाएगा। याद रहेगा ना बच्चों, अपना फेयर को आप लोग बनाते चलिए, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों, मेरा उद्देश्य यह है कि आप जो कोचिंग जा करके क्लास में करते हैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फीस देना पड़ता है, उसके बाद भी आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। तो आप लोग क्या करिएगा बच्चों, इससे अपना फेयर पूरा कीजिए। आप कोचिंग कीजिए, हम आपको कोचिंग के लिए मना नहीं करते, आप कोचिंग करिए, परंतु जहाँ पढ़ाई में कोई कमी आती है उससे आप उस कमी को आप इस वीडियो से पूरा कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम विषम संख्या पर चलते हैं। विषम संख्या क्या होता है, वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो पाती है, विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे अब विषम संख्या कौन कौन है बच्चों, जो 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... अब सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, 1। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है, नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हम जो भी विषम संख्या लेते हैं उसका अगला विषम संख्या तैयार हो जाता है। तो अब बताइए, जो अगला विषम संख्या है तो सबसे बड़ा हम कैसे बताएंगे, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हम लोग नहीं बता सकते हैं। आपको सम संख्या विषम संख्या भाग करके बता दिए हैं। अब यहाँ पर आप नोट लिख सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहता है वह विषम संख्या होती है, वह विषम संख्या होती है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी रहेगा तो वह संख्या 2 से भाग लगेगी नहीं। अब 2 से भाग नहीं लगेगी तो इसका मतलब वह क्या होगी जी, विषम संख्या होगी। तो आप लोग इतनी पढ़ाई को अपने फेयर में पूरा कीजिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। अब विषम संख्या के बाद हम लोग पढ़ने चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा होती है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ... तो देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है बच्चों, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, 4। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं बताया जा सकता। भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो अनंत होती है। इतना बात समझ में आ गया जी।
अब अभाज्य संख्या पढ़िए। तो अब दोनों को एक साथ समझाएंगे आपको। अभाज्य संख्या माने प्राइम नंबर्स। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है, अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यह अभाज्य संख्या बहुत जरूरी होता है बच्चों। आप गुणनखंड करते हैं, चाहे आगे की कक्षाओं में आप जाइएगा तो देखिएगा इसकी बहुत आवश्यकता है। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ... कहने का मतलब है कि आपको 50 तक का अभाज्य संख्या लिख दिए, इसको रट लीजिएगा 50 तक की अभाज्य संख्या को। इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी आगे आपको मैथ में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं बताया जा सकता। अभाज्य संख्या कितने होते हैं? अनंत होते हैं। एक नोट लिख लीजिए, जिस संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, वह अभाज्य संख्या होती है। वह अभाज्य संख्या होती है। किंतु जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह भाज्य संख्या होती है। वह भाज्य संख्या होती है। अब जैसे देखिए, जैसे आपने ले लिया 2, 1 ले लीजिए। 1 के कितने गुणनखंड है बच्चों? केवल 1। 2 के गुणनखंड 1 और 2। 3 के गुणनखंड 1 और 3। 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। 5 के गुणनखंड 1, 5। ठीक है। 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6। यहाँ देखिए, यहाँ इसका 1 गुणनखंड है, तो यह तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्लियर? 1 नंबर 1 जो है। 2 के 2 गुणनखंड है, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वह भाज्य है, अभाज्य है। 3 के 2 ही गुणनखंड है तो यह अभाज्य है। 4 के देखिए 3 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड है तो यह भाज्य है। 5 के 2 गुणनखंड है तो यह अभाज्य है। 6 के 2 से अधिक गुणनखंड है तो यह भाज्य है। इस तरह बच्चों हम लोग भाज्य अभाज्य को पहचान लेते हैं। तब आप लोग क्या कीजिए, हमारा बोर्ड भर चुका है, आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में इसको शामिल कर लीजिए। फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग भाज्य अभाज्य के बाद आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक, इंटीजर। 7वां में पूर्णांक तक की ही पढ़ाई है, इसलिए आप लोग यहीं तक पढ़िएगा। और पूर्णांक के बाद की पढ़ाई परिमेय संख्या है, वह 8वां में होती है। तो 8वां में जाइएगा तो फिर आप परिमेय संख्या पढ़िएगा, या हमारे वीडियोज़ में यदि आपको 8वां पढ़ने का मन करे तो 8वां क्लास का हमारा वीडियो निकाल के देख लीजिए, आपकी 8वां की पढ़ाई हो जाएगी। पूर्णांक में आइए बच्चों। धन संख्या, धन संख्या माने प्लस वाला संख्या, कॉमा ऋण संख्या, ऋण संख्या माने माइनस वाला संख्या, तथा शून्य को मिलाने से बनने वाले नए संख्या समूह को, बनने वाले नए
संख्या समूह को, नए संख्या समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें जो है अंतिम में भी डॉट 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 लगा रहता है और इसमें शुरू में भी डॉट 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 लगा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सबसे छोटा पूर्णांक कौन होता है यह भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हम जो भी पूर्णांक लेते हैं उससे छोटा हमको मिल जाता है। जैसे -3 लिए तो -3 से छोटा -4 है, -4 लिए उससे छोटा -5 है। तो छोटा हम लोग को पूर्णांक संख्या मिल जाता है, इसलिए यह भी इधर भी अनंत, मतलब छोटा में भी अनंत है और बड़ा में भी अनंत है, क्योंकि बड़ा में भी नहीं बताया जा सकता। तो पूर्णांक अनंत होते हैं, इनका छोटा से छोटा, सबसे छोटा पूर्णांक भी नहीं बताया जा सकता और सबसे बड़ा पूर्णांक भी नहीं बताया जा सकता। अब यहाँ बारी आती है बच्चों कि आखिर पूर्णांक की पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए कि यह आपके घर का छत है और इसके ऊपर सीढ़ी बना हुआ है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, इसके आप यहाँ पर चढ़े हुए हैं, इससे नीचे जाने का भी सीढ़ी बना हुआ है। अभी आप छत पर हैं, आपसे कहा जाए एक सीढ़ी जाओ, एक सीढ़ी जाओ, तो आप क्या करोगे, ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे, यह कंफ्यूजन बना रहेगा। कहेंगे 2 सीढ़ी जाओ, तो कंफ्यूजन बना रहेगा कि 2 सीढ़ी ऊपर जाना है कि 2 सीढ़ी नीचे जाना है। इसलिए पूर्णांक पढ़ना हम लोगों को जरूरी है। आपसे कहा जाए कि 2 सीढ़ी जाओ, तो 2 सीढ़ी जाओ तो आप क्या कीजिएगा, 2 में क्या छिपा हुआ है, प्लस, तो आप +2 सीढ़ी जाइएगा। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, आप यहां पर आ जाइएगा, यहां पर 2 सीढ़ी हो गया। आपसे कहा जाए कि -2 सीढ़ी जाओ, इसका मतलब माइनस का मतलब नीचे, यहां आ गया आपका -2। देखिए इस बात को, ये जो प्लस और माइनस जो चिन्ह है वह संख्याओं के दिशा को निर्धारित करता है। इसलिए आपको 7वां क्लास में यह बात पढ़ाया जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पूर्णांक की आवश्यकता इसलिए है कि हमको यह बताना है कि हम जहाँ पर हैं वहाँ से हम नीचे जाएं या ऊपर जाएं, हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से दाएं जाएं कि बाएं जाएं, हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से उत्तर जाएं कि दक्षिण जाएं, हम जहाँ पर हैं वहाँ से पूरब जाएं कि पश्चिम जाएं। हम किसी को यदि पैसा देते हैं, हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ बच्चों, तो +5, इसका मतलब 5 रुपया हमने दिया। आपका ट्रांजैक्शन यदि हो गया -5, इसका मतलब 5 रुपया आपने लिया। इसलिए प्लस और माइनस की संख्याओं को पढ़ना जरूरी है। आपके दिमाग में ये बात उठ सकता है कि आखिर जब हमारे पास 1 2 3 4 5 है तो फिर हम -1 -2 -3 क्यों पढ़ते हैं। इसकी पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है कि संख्या के साथ दिशा लगा देना, कि संख्या का जो प्रवाह है, संख्या का जो फ्लो है, संख्या का जो लेन देन है वो लेन है कि देन है, फ्लो जो है वह किस दिशा की तरफ चल रहा है, इसको बताने के लिए हम लोगों को यह पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब इस बारे में थोड़ा पूर्णांक के बारे में और बात हम लोग समझते हैं। कौन पूर्णांक छोटा है, कौन पूर्णांक बड़ा है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप एक नोट लिख लीजिए कि पूर्णांकों की क्रमबद्धता को, पूर्णांकों की क्रमबद्धता को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब संख्या रेखा क्या है, देखिए यह संख्या, इस तरह का एक रेखा बनाते हैं, इस रेखा में इस तरह हम लोग संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इसको कई बार बच्चा लोग संख्या रेखा बनाता है तो इस तरह बना देता है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। 0, इधर से 1 2 3 हो गया, 1 2 3 बना दिया, इधर क्या करता है -1 -2 -3, इस तरह बनाया था। यह गलत है। हम यहाँ पर हैं, अब इससे 1 सीढ़ी जाएंगे, 2 सीढ़ी नीचे जा रहे हैं, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, इधर से थोड़े, यहाँ पर हम खड़े, अब यहाँ से कैसे हम जाना शुरू करेंगे, इधर से नीचे जाएंगे, इधर से ऊपर जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए जब भी हम लोग 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो 0 से शुरू करते हैं, -1 -2 -3 लिखते हैं तो भी 0 से शुरू करते हैं। यह संख्या रेखा में आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपसे गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। आइए अब संख्या पूर्णांकों की क्रमबद्धता,
हमेशा दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है, दाईं ओर की संख्या, दाईं ओर की संख्या, दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है। ये सब आप नोट्स में फेयर में पूरा कर लीजिए और बार बार आप फेयर अपना याद कीजिएगा तो दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है, याद कीजिएगा तो आपका कंठस्थ बना रहेगा। बड़ी होती है, दाईं ओर की संख्या बच्चों बड़ी होती है। इस तरह हम लोग पूर्णांक में पहचानते हैं। आपसे कोई कहे कि बताओ -5 और 4 में कौन बड़ा है, तो हम लोग को कहते हैं 5 है तो 5 तो ये बड़ा होगा, नहीं यह -5 है। देखो -5 यहाँ है बच्चों और 4 कहाँ है, यहाँ है, दाहिनी ओर है 4, इसलिए 4 बड़ा होगा। आपसे कोई कहता है बताओ -5 और -4 में कौन बड़ा है, तो हम समझते हो 5 है तो 5 बड़ा होगा, परंतु नहीं, -5 और -4, -5 यहाँ है, -4 यहाँ है, -4 दाहिनी ओर है, इसलिए -4 बड़ा है, -5 बड़ा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप छोटा बड़ा समझ चुके होंगे। पूर्णांक में छोटा बड़ा समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उसी को यहाँ पर हम हल करने का प्रयास किए हैं कि आपको यह हल हो जाएगा। इसके बाद के जो भी बातें हैं सब आपको आपके पाठ में मिलेंगी। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जब हम लोग पूर्णांक पढ़ लिए, अब हम लोग को जानना है कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यह क्या होता है बच्चों बताते हैं। देखिए वह संख्या, इसका पहले परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद इसके डिटेल में जाइएगा। वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां PQ पूर्णांक हो, जहां PQ पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं 0 हो, Q बराबर नहीं 0 हो, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 5, -3/5, 1/-5 इत्यादि। अब आइए बच्चों परिमेय संख्या को समझते हैं। कह रहा है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, जैसे 3/5 या बटा के रूप में है ना, P और बीच में बटा Q, P/Q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या है। कह रहा है कि -5 यह बटा में है बच्चों, यह बटा में नहीं है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा समझना गलत है। यह बटा में नहीं है किंतु इसको बटा में लिखा जा सकता है। इसको हम लोग लिख देंगे -5/1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, यह Q के रूप में है, कह रहा है यदि नहीं हो तो लिखा जा सकता हो। तो देखिए यह नहीं है, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। इसलिए -5 भी परिमेय संख्या है, 3/5 भी परिमेय संख्या है। कह रहा है परंतु एक बात ध्यान रखना है कि PQ पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए बच्चों, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे √2/3, तो √2 चूंकि पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्या, प्राकृत 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या 0 और गिनती की संख्या में माइनस लगा दीजिए, -1 -2 माइनस, यही पूर्णांक होता है। इसके अलावा यह अलग आ गया, यह पूर्णांक नहीं है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। भले बटा में है, P/Q के रूप में है, किंतु यह पूर्णांक नहीं है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। बात समझ में आया। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तीसरी बात आपको कह रहा है कि Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। देखिए जैसे आप P पूर्णांक है, -5 है, यदि Q 0 आ गया तो भी यह परिमेय संख्या नहीं होगा। यह हम अलग से नहीं बता रहे हैं, यहीं से परिभाषा में जो है वही बता रहे हैं। PQ पूर्णांक हो तो पूर्णांक का मतलब समझ गया, तथा Q बराबर नहीं 0 हो तो Q यहाँ 0 हो गया, मैंने बटा में 0 आ गया, तो यह परिमेय संख्या नहीं है तो नहीं है। ठीक है बच्चों, किसी हालत में यह परिमेय संख्या नहीं है। हाँ एक बात आपको यहाँ समझना है, कहीं 0/-5 आ गया
तो आपको P के बारे में नहीं कर रहा है। P कह रहा है P 0 हो सकता है परंतु Q 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ P 0 है तो यह परिमेय संख्या है, किंतु यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसके बटा में 0 आ गया। बटा में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि परिमेय संख्या की परिभाषा आपको क्लियर हुई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बच्चों भिन्न। भिन्न में और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, भिन्न एवं परिमेय। इसको जरा ध्यान से आप क्लियर कीजिएगा, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यह 2/3 है, आपसे पूछा जाए कि बताओ यह भिन्न है कि परिमेय है, तो भिन्न में क्या होता है बच्चों, प्राकृत संख्या बटा प्राकृत संख्या। भिन्न की परिभाषा क्या होती है, यदि प्राकृत बटा प्राकृत हो, प्राकृत बटा प्राकृत हो तो वह भिन्न होता है। परंतु परिमेय में क्या होता है, परिमेय में होता है कि पूर्णांक बटा पूर्णांक हो, पूर्णांक बटा पूर्णांक हो तो परिमेय होता है। यहां देखिए 2 प्राकृत है, पूर्णांक भी है, 3 प्राकृत भी है और पूर्णांक भी है, तो 2/3 भिन्न भी है और परिमेय भी है, दोनों है। क्लियर। परंतु -2/3 आ गया तो यह भी बटा में है परंतु भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है जी, क्योंकि यह -2 पूर्णांक है, प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत बटा प्राकृत, प्राकृत बटा प्राकृत होगा तो ही भिन्न होगा। हर बटा की संख्या भिन्न नहीं होती है और हर बटा की संख्या परिमेय नहीं होती है। तो इस बात को आपको क्लियर करना होगा कि भिन्न वह होगा जो प्राकृत बटा प्राकृत है, पूर्णांक परिमेय होगा जो पूर्णांक बटा पूर्णांक है। यह भी पूर्णांक बटा पूर्णांक है तो यह भी परिमेय है और यह भी परिमेय है। ठीक है, क्योंकि यह पूर्णांक बटा पूर्णांक है। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भिन्न के बारे में भी और परिमेय के बारे में भी यह दोनों बात आप समझ लीजिए। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के और अपना फेयर पूरा कीजिए। बच्चों आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। मेरा यूट्यूब पर कोचिंग क्लास चलाने का यह उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ाई कर लें। आप ट्यूशन कोचिंग कहीं भी करते रहें, परंतु उस ट्यूशन कोचिंग में जो भी कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए यह वीडियोस आपके लिए पर्याप्त है। आपके क्लास का पूरा पढ़ाई कराता है। तो आप लोग इन वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इससे हमको यह पता चल रहा है कि आप हमको बहुत ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना फेयर पूरा कीजिए, अपने पढ़ाई को बढ़िया से कीजिए और जाके परीक्षाओं में अच्छे अच्छे नंबर उठाइए। इससे हमको अपार हर्ष महसूस होता है। अब आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।